स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि डॉक्टर अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र को परिभाषित करते कहा है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, अर्थात जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है वह लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली होती है जिसमें जनता से प्रभुत्व होती है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्राय लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, जहां जनता के द्वारा शासन शक्तियों का प्रयोग जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, अर्थात देश की जनता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के कार्य में पार्टिसिपेट करती है, शासन के कार्य में भाग लेती है, शासन शक्ति का प्रयोग करती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में, केवल स्विट्जरलैंड को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य सभी राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पर प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित कर दिया जाता है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन की शक्ति का संचालन किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता बताई जाती है। यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में और रोम गणराज्य में विद्यमान थी, और प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का जो बेसिक का कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, इस स्विस संविधान में अमेरिकी संविधान के महत्वपूर्ण जो राज्य हुआ करते उनसे ग्रहण किया था। अर्थात अमेरिका में भी छोटे छोटे इस प्रकार के कुछ स्टेट है, मैसाचुसेट्स नामक जो राज्य है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का चलन पाया जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इसे छोड़ दिया गया है। आज विश्व के अधिकांश राष्ट्रों के द्वारा प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के स्थान पर प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कहने में यह है कि जहां स्वयं प्रभु सत्तावान जो जनता होती है वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन के कार्य में भाग लेती है, विधि निर्माण के कार्य में भाग लेती है, शासन की प्रशासन की नीतियों क्रियान्वित करने में देश की जनता पार्टिसिपेट करती है, देश की भाग लेती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं कि विश्व में स्विट्जरलैंड में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व में आज जिस प्रकार से निरंतर दिन प्रतिदिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अनवरत रूप से संचालित हो रही है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अभिप्राय यही है कि जहां स्वयं जनता प्रत्यक्ष प्रशासन के कार्य में भाग लेती है, अर्थात जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन आज स्विट्जरलैंड में केवल एक पूर्ण कैंटन, 4 जो अर्ध कैंटन होते हैं, उनमें ही प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रचलन पाया जाता है, उनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन पाया जाता है। बेस्ट कार्ड हैं एलेरस, निडवाल्डिंग और वाल्डिंग, इनर अफरजेल, इनर अफरजेल और आउटर अफरजेल, ये 5 कैंटन होते हैं। इनमें ही प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रचलन पाया जाता है। बाकी अन्य जो कैंटन होते हैं उनमें प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के स्थान पर प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रचलन पाया जाता है। लेकिन कहने में यह है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित जो कण होते हैं, जो साधनों के बारे में करते हैं, नंबर 1 है प्रारंभिक शाखा। स्विट्जरलैंड में जिन कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का चलन पाया जाता है, चलन होता है, प्रचलन होता है, उन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं होता है, अर्थात विधानमंडल के दायित्व का निर्णय मतदाताओं सभा द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड में 20 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक या उससे अधिक आयु के प्रत्येक जो महिला जो पुरुष होते हैं, उन्हें इस प्रकार की सभा में भाग लेने का अधिकार होता है। उसी सभा के द्वारा विगत वर्षों के प्रशासनिक कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है और आगामी वर्ष के लिए बजट पारित किया जाता है। वर्ष में कम से कम एक बार या आवश्यकता अनुसार एक बार से अधिक 20 वर्ष की आयु प्राप्त मतदाताओं की एक सभा बुलाई जाती है, जिसे लेजिस्लेटिव कहा जाता है, जिसे प्रारंभिक सभा के नाम से भी जाना जाता है। इस सभा के द्वारा आगामी वर्षों के लिए प्रशासन के कार्य को संचालित करने के लिए जिस प्रकार की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाता है, और उस कार्यकारिणी परिषद का एक अपना प्रधान होता है और एक कोषाध्यक्ष होता है। इस प्रधान को लेजिस्लेटिव के नाम से जानते हैं। इस कार्यकारिणी परिषद के द्वारा आगामी वर्ष के लिए बजट को पारित किया जाता है और गत वर्ष के प्रशासनिक कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो ये वर्ष में कम से कम जहाँ पर जो मतदाता होते हैं उनके द्वारा वर्ष में एक बार कम से कम सभी प्रकार के जो सार्वजनिक महत्व के विषय होते हैं, जो
केवल भाग लेने का अधिकार होता है, बल्कि उनके द्वारा मत भी दिया जाता है, उन्हें मताधिकार भी प्रयोग करने का अधिकार होता है। तो प्रारंभिक सभा ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेजिस्लेटिव कहते हैं। दूसरा उत्तर होता है लोक निर्णय। लोक निर्णय का अर्थ यह है कि विधानमंडल के द्वारा या विधायिका के द्वारा पारित कोई भी कानून, कोई भी विधेयक जब तक कानून का रूप नहीं ले सकता है, जब तक जनता की तरफ से स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। अर्थात विधान के द्वारा पारित किए गए विधेयकों के संबंध में जनता की सहमति प्राप्त करना वह लोक निर्णय कहलाता है। लोक निर्णय इस विचार पर आधारित होता है कि सरकार के द्वारा बनने वाले प्रत्येक कानून में जनता की इच्छा व्यक्ति होनी चाहिए। ये लोक निर्णय होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ऐच्छिक और दूसरा होता है अनिवार्य लोक निर्णय। अनिवार्य लोक निर्णय ऐच्छिक लोक निर्णय का मतलब यह है कि कुछ प्रकार के विधेयक होते हैं जिन विधेयकों के संबंध में लगभग 90 दिन की अवधि के भीतर और 1 लाख शीर्ष मतदाता के द्वारा किसी भी विधेयक के संबंध में लोक निर्णय की मांगी जाती है तो ही उसे जनता के पास जा सकते हैं, तो जनता के पास विचारार्थ अनुमोदन भेजा जाता है। इसे ऐच्छिक लोक निर्णय के नाम से जाना जाता है। कहने मतलब यह है कि जब इसका कोई आदेश, इसका कोई ऑर्डिनेंस या कोई विधेयक पारित कर देता है और उसे पारित होने के बाद अगर 90 दिन की अवधि के भीतर जनता की तरफ डिमांड की जाती है कि उसे जनमत संग्रह तो जनता के पास भेजा जाता है, तो इस प्रकार के विधेयक को भेजा जाता है। लगभग 1 लाख मतदाताओं के दौरान और 90 दिन के भीतर इस प्रकार की मांग होने पर ही उसे जनमत संग्रह तो जनता के पास भेजा जाता है, अर्थात जनता की राय प्राप्त करने भेजा जाता है, जनता की सहमति प्राप्त करने भेजा जाता है। इसे ऐच्छिक लोक निर्णय के नाम से जानते हैं। दूसरा लोक निर्णय होता है अनिवार्य लोक निर्णय। अनिवार्य लोक निर्णय मतलब यह है कि कोई भी विधेयक, कुछ प्रकार के विधेयक होते हैं जिनके संबंध जब तक जनता की सहमति प्राप्त नहीं की जाती है, अर्थात जनमत संग्रह के आधार पर जनता की राय नहीं ली जाती है, ऐसे विधेयक में कानून का रूप नहीं ले सकते हैं। पहला यह है संविधान में संशोधन से संबंधित जो विधेयक होते हैं, जिस प्रकार से श्री संविधान में 2 प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। एक पूर्ण संशोधन होता है जब संपूर्ण संविधान की व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार किया जाता है, तो इस प्रकार के संशोधन पूर्ण संशोधन कहलाते हैं। अर्थात इस प्रकार के संशोधन के माध्यम से जब संविधान के स्टेप बेसिक शेड्यूल हो जाता है, संपूर्ण व्यवस्था को परिवर्तित कर देता है, इस प्रकार के संशोधन पूर्ण संशोधन कहलाते हैं। कहने का यह है कि जब संविधान में संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक या तो संघीय सभा के किसी सदन के द्वारा या संघीय परिषद के द्वारा अगर पारित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो इस प्रकार के विधेयकों को जनमत संग्रह के लिए उन्हें आवश्यक से जनता के पास भेजा जाता है। अर्थात इस प्रकार के विधेयक जनता की सहमति के बिना कानून का रूप नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी संविधान में संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक होता है, इस प्रकार के विधेयक को लेकर के संघीय सभा के दोनों सदनों में विरोध होता है, दोनों सदनों में का मतभेद होता है, तो उसे आवश्यक रूप से जनमत संग्रह के लिए जनता के पास भेजा जाता है। यह अनिवार्य लोक निर्णय की बात कहलाती है। कई बार जब यह आंशिक संशोधन से संबंधित कोई विधेयक होता है, इस प्रकार के विधेयक के संबंध में स्वयं जनता के द्वारा विधेयक के प्रारूप को तैयार किया जाता है, विधेयक बनाया जाता है और उसे संघीय सभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में संघीय सभा के द्वारा उस विधेयक के संबंध में अस्वीकृति के संबंध में जनता से सिफारिश की जा सकती है, लेकिन जब संघीय सभा इस प्रकार की रिकमेंडेशन करती है, इस प्रकार की सिफारिश करती है, तो उसके आधार पर एक वैकल्पिक, एक अल्टरनेट बिल भी पारित किया जाता है, एक विधेयक फॉर्मेट किया जाता है कि दोनों संविधान की बात की जाती है। तो आंशिक संशोधन से संबंधित जितने विधेयक होते हैं, अगर जनता की तरफ तैयार किया जाता है, तो भी उन्हें जनमत संग्रह के लिए जनता के पास से भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में संविधान में जब तक संशोधन नहीं हो सकता है, जब तक कम से कम मतदाताओं के बहुमत के द्वारा उस संशोधन के प्रस्ताव को पारित नहीं कर देता है और कैबिनेट के अधिकांश जो कैबिनेट के द्वारा स्वीकार नहीं कर लेता है, जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। तो कहने का यह था कि संविधान में संशोधन से संबंधित जितने विधेयक होते हैं, चाहे संघीय सभा के दोनों सदनों में किसी प्रकार का गतिरोध होता है या नहीं होता है, या जनता के तरफ का कोई वित्त विधेयक या इस प्रकार का कोई आंशिक संशोधन के फॉर्मेट अगर पारित किया जाता है, तो भी उसे जनमत संग्रह के लिए जनता में सोच भेजा जाता है। ये अनिवार्य लोक निर्णय की बात कहलाती है। लेकिन ऐच्छिक लोक निर्णय केवल एक निश्चित समय के भीतर एक निश्चित मतदाता संख्या द्वारा अगर डिमांड की जाती है, तो
तो ही उन्हें जन्म संग्रह के लिए भेजा जाता है, अन्यथा भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 90 दिन ड्यूटी के भीतर और 1 लाख से मतदाताओं के द्वारा किसी विधेयक के संबंध में अगर जन्म संग्रह की मांगी जाती है तो उन्हें विचारण अनुमोदन जनता में भेजा जाता है। इस प्रकार का लोकनिर्णय अनिवार्य लोकनिर्णय कहलाता है। तो कहने में था कि जहां लोकनिर्णय होता है ये इसे जनता को निश्चयाधिकार का अधिकार प्राप्त है, वीटो का अधिकार प्रदान करता है। अगर जनता के द्वारा लोकनिर्णय के माध्यम से किसी विधेयक को स्वीकार किया जाता है तो वह विधेयक स्वतः ही रद्द हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। लोकनिर्णय के द्वारा जनता की अगर असहमति प्राप्त होती है तो इस प्रकार के विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोकनिर्णय होता है ये वीटो का अधिकार मतदाताओं को प्रदान करता है। प्रारंभ जो सभाएं होती है, आरंभ होता है, आरंभ का मतलब होता है पहल करने का अधिकार होता है। स्वीय संविधान में विधेयक निर्माण के संबंध में और संविधान में संशोधन के करने के संबंध में संघीय सभा, संघीय परिषद और देश के मतदाताओं को अधिकार दिया गया है, देश की जनता को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी विधेयक, किसी भी कानून के संबंध में पहल करने का उन्हें अधिकार होता है। अगर किसी देश की जनता का उसका कोई आवश्यकता महसूस करती है किसी नए कानून के निर्माण के लिए तो उसके आधार पर भी अपने अनुभव के आधार, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर विधेयक के प्रारूप का निर्माण किया जा सकता है। अगर जनता स्वयं किसी भी कानून से संबंधित विधेयक के प्रारूप का निर्माण तैयार करती है और उसे संज्ञा सभा में प्रस्तुत करती है तो वह स्वनिर्देशित आरंभ कहलाता है। स्वनिर्देशित आरंभ का मतलब होता है कि किसी भी विधेयक के प्रारूप सहित जब जनता स्वयं उसे प्रस्तुत करती है, पेश करती है तो वह स्वनिर्देशित आरंभ कहलाता है। लेकिन कई बार किसी भी कानून के संबंध में, किसी नए कानून के निर्माण के लिए जनता के द्वारा संघीय सभा से डिमांड की जाती है, संघीय सभा से मांग की जाती है। तो जनता की मांग के आधार जब संघीय सभा के द्वारा किसी प्रकार के नए विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है और उसे संघीय सभा में पेश किया जाता है तो वह अविनाशित आरंभ कहलाता है। कहना मतलब यह है कि कानून बनाना कोई इतना आसान कार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से जनता केवल निश्चित सिद्धांत के आधार किसी भी नए कानून के बारे में सरकार से डिमांड की जाती है, सरकार से मांग करती है तो सरकार के द्वारा के विधेयक के प्रारूप का निर्माण किया जाता है और उसे प्रस्तुत किए से पारित करने की प्रक्रिया की जाती है तो वह अविनाशित आरंभ कहलाता है। लेकिन जनता स्वयं अपने ही स्तर पर किसी भी कानून से संबंधित विधेयक के प्रारूप को तैयार करती है और उसे संघीय सभा में पेश करती है तो वह स्वनिर्देशित आरंभ कहलाता है। तो स्विट्जरलैंड में 3 महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं जिनमें मतदाताओं के द्वारा, देश की जनता के द्वारा प्रशासन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 प्रारंभिक सभा, नंबर 2 प्रारंभिक लोक निर्णय। तो प्रारंभिक सभा होती है, ये वर्ष में कम से कम एक बार होती है, आवश्यकता में एक बार से बुलाई जा सकती है, जिसमें एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है और इस कार्यकारी परिषद का प्रधान होता है जिसे मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ये प्रधान ही विगत वर्षों के प्रशासनिक कार्यों का प्रतिवेदन इस कार्यकारी सभा के समक्ष पेश करता है और आगामी वर्षों के लिए बजट को पास करवाया जाता है। प्रारंभिक सभा होती है, ये लेजिस्लेटिव के नाम से जानते हैं। ये सभा, इसमें यहाँ पर जनता को 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। आरंभिक अर्थात कानून बनाने के संबंध में, विधेयक निर्माण के संबंध में जनता स्वयं पहल कर सकती है। इसका 2 प्रकार होते हैं। स्वनिर्देशित आरंभ, जनता किसी भी नए कानून से संबंधित विधेयक के प्रारूप को स्वयं तैयार कर सकती है और जनता के द्वारा पेश किया जा सकता है, वह स्वनिर्देशित आरंभ कहलाता है। लेकिन जब जनता केवल किसी आवश्यक कानून के निर्माण के लिए सरकार से संघीय सभा से मांग करती है और संघीय सभा के द्वारा किसी भी आवश्यक विधेयक से संबंधित प्रारूप का तैयार किया जाता है तो वह अविनाशित आरंभ कहलाता है। आइए बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण। यद्यपि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की वैवाहिक घटनाओं कारणों से नियम बनाए से छोड़ दिया गया है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण इसके बहुत बड़े गुण हैं। आज हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण क्या है। नंबर 1 यह है कि कभी भी व्यवस्थापिका मनमाने ढंग से कानून बनाने के संबंध में कार्रवाई नहीं कर सकती। अर्थात विधि निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थापिका कभी भी तानाशाह नहीं बन सकती है, क्योंकि जन्म संग्रह के दौरान जब इस के कानून होते हैं, इन कानूनी जनता की भावना के अगर अनुकूल नहीं होते हैं, जनता के हिस्से रिलेटेड नहीं होते हैं तो जनता के द्वारा रिफ्यूज किया, जनता के द्वारा से काम किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा जाता है, नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अर्थात विधि निर्माण के क्षेत्र में मनमाने ढंग से देश की जो व्यवस्थापिका होती है, जो पार्लियामेंट होती है, उसके द्वारा काम करने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो अवनीय पाया जाता है, दूसरा नियम पाया जाता है, मेरिट की बात की जाती है कि प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में
देश की जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है और देश की जो महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं उनसे जनता को अवगत होने का अवसर मिलता है। इसलिए कभी भी देश की जनता प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं होती है, इससे क्रांति जो समान होती है स्वतः समाप्त हो जाती है। तीसरा गुण यह हो जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कारण राजनीतिक दलों का जो महत्व स्वतः कम हो जाता है। कहने का यह है कि जहां एक लोकतंत्र पहिए के रूप में राजनीतिक दलों द्वारा की जो कार्रवाई की जाती है, इस प्रकार के जो पहिए में जो कार्रवाई जो की जाती है, लेकिन राजनीतिक में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। पहला जो गुण पाया जाता है कि राजनीतिक दलों के द्वारा अपने निजी स्वार्थों के कारण देश की जनता में राजनीतिक व्यवस्था उत्पन्न की जाती है। इसलिए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक के भड़काने के कार्य भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा करवाए जाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कारण राजनीतिक दलों में इस तरह के जो गुण होते हैं, जो बुराई होती है, उनसे जनता को मुकाबला नहीं करना पड़ता, जनता का सामना नहीं करना पड़ता है। अर्थात राजनीतिक में जो अवगुण होते हैं, जो बुराई होती है, उनका महत्व स्वतः ही खत्म हो जाता है। चौथा जो गुण हो जाता है कि देश की जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हो जाती है। देश की जनता को स्वतः स्वराज की आशा रहता है, अपेक्षा रहती है कि कोई कोई विधेयक विचार उनके पास आएगा, इसलिए जनता को समय से जो राजनीतिक पॉलिटिकल प्रशिक्षण प्राप्त होता है, तो इससे प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। बाकी